चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का, जो हमने पिछले क्लासेज में जो डायमेंशन निकालना सीखा है क्वांटिटीज़ का, तो उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूज होता है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन होता है वो होता है कि टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। मतलब कोई भी जैसे किसी भी अगर फार्मूला वगैरह जो भी किसी क्वांटिटी का रिलेशन दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, तो उसमें जो फिजिकल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट्स आते हैं उनके डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब फर्स्ट यूज क्या है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ठीक है ना, जो भी कोएफिशिएंट वगैरह हैं उनका डायमेंशन। अब एक बात देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेके इसमें कैसे यूज करना है वही सारी चीज़ें हम लोग सारे एप्लीकेशन, सारे जो भी एप्लीकेशन होंगे उसके एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास देखें कि फोर्स बिटवीन 2m मास जो रहता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसका फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। अब अगर सपोज हमें G का अगर ऐसा यूनिट डायमेंशन निकालना है, ठीक है, तो G का अगर डायमेंशन निकालना है तो G इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो G इक्वल्स टू कितना, F इंटू r² अपॉन कितना m1 m2। अब अगर G का डायमेंशन निकालना है तो G का डायमेंशन निकालना है तो क्या होगा, तो ये पूरे का डायमेंशन लिख लो, F का डायमेंशन r² अपॉन m1 m2 का डायमेंशन। F का डायमेंशन क्या होगा, तो F का डायमेंशन किसकी, mlt-2, ठीक है, r² का l2, और ये किस m1 m2 का क्या हो जाएगा, m2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m डायमेंशन जो होगा -1, मास में लेंथ में 3 और टाइम में -2, ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, G का। वैसे ही अगर चाहे तो हम लोग जैसे मान लो सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज E इक्वल्स टू एच न्यू होता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है, H इंटू न्यू। ये न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये H जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये अगर हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर हमें सपोज ये निकालना है डायमेंशन, तो हम लोग क्या करेंगे, H इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, H इक्वल्स टू E अपॉन कितना, न्यू। E और न्यू दोनों का डायमेंशन हमें पता है, तो E का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, ml2t-2, और न्यू का डायमेंशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है 1 टाइम पीरियड, F इक्वल्स टू या न्यू इक्वल्स टू होता है 1 टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻1, t-1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कि ml2t-1, यही हो जाएगा क्या, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। तो जो भी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दिया हुआ है उसमें अगर जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, कोई कांस्टेंट है, कोई कोएफिशिएंट है, तो उन सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आएगा, जो सेकंड यूज होता है वो होता है कि डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने का। ठीक है, कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। जैसे मान लो अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया है, या फिर जैसे सपोज यही रिलेशन दिया हुआ है, तो ये हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं इनको कि ये करेक्ट है या नहीं है। अगर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी रिलेशन अगर सही होना है तो उसको डायमेंशनली ज़रूर करेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला जो होगा हो सकता है कि वो फिजिकली करेक्ट हो या नहीं भी हो। तो सेकंड यूज क्या होता है, सेकंड यूज क्या होगा, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई भी जो रिलेशन दिया हुआ होता है उसका हम लोग डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। ठीक है, टू ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। जैसे मान लो टाइम पीरियड का दे दिया वो सही है कि नहीं, या फोर्स का दे दिया वो सही है कि नहीं, तो ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड किस बात पे करता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी,
ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होता है कि ये बताता है कि हमें कि कोई भी अगर रिलेशन लिखा हुआ है तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल लो कि कोई भी अगर डायमेंशनल इक्वेशन लिखा हुआ है तो हर एक टर्म का इक्वेशन, हर एक टर्म का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखे, जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या है, इसमें मोर देन टू, ये दो टर्म है, तो ये जो डायमेंशन ये होना चाहिए वही डायमेंशन इन दोनों का भी होना चाहिए। यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी इन दोनों को ऐड कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 मीटर को हम लोग 12:30 से में ऐड कर देंगे, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड ये जो रहेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड और प्लस 10 kg, क्या कोई मीनिंगफुल है? नहीं है। मतलब ये वेलोसिटी को मास के साथ थोड़ी ऐड कर सकते हैं। तो दो सेम टाइप की क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में जो डायमेंशन होना चाहिए हर एक टर्म का वो क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि इन अ डायमेंशनल इक्वेशन, इन अ डायमेंशनल इक्वेशन, इन अ डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। एक तो ये लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, या फिर सेम टाइप ऑफ, या फिर सेम, या ऐसे लिख लेते हैं क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, हैविंग सेम डायमेंशन can be added or subtracted, can be added or subtracted। जो भी अगर मान लो सब्ट्रैक्टेड, जो भी अगर क्वांटिटी होंगी सेम डायमेंशन की अगर है तो वही हम लोग उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करना हो तो आप कर सकते हो किसी भी, जैसे मीटर पर सेकंड में हमने लेंथ और टाइम को डिवाइड किया, ठीक है, कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में हमने दो अलग अलग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो अलग अलग क्वान्टिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, हैविंग डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अलग अलग डिवाइडेड, अलग अलग जो डायमेंशन होंगी उन सब वैसी क्वांटिटी को हम लोग ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि चेक कैसे करेंगे। एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना, L/G, ठीक है। हमें पता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड जो LHS का अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो क्या है, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी ही होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड का देखते हैं RHS, अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड का देखें 2 का कुछ डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन होगा किसका, L/G का, ये 2 L/G, तो ये तो डायमेंशनलेस होगा। तो L का डायमेंशन L की पावर 1/2 और G एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन, तो इसका क्या होता है LT-2 और इसकी पावर कितनी 1/2 और इसकी पावर भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, L की पावर 1/2, 1/2 से 1/2 ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना आ जाएगा T के बराबर। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये दोनों करेक्ट है, मतलब T इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन क्या ये फिजिकली करेक्ट होना ज़रूरी है क्या, नहीं। जैसे मान लो सपोज किसी ने 3 लिख दिया, यहाँ पे अगर cos π लिख दिया, हमें पता है कि cos π tan π उन सब का डायमेंशन क्या होता है 0, तो भी ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट ही बताएगा। अगर मान लो T इक्वल्स टू मैं लिख दूँ 3 की पावर या 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L/G, तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये जो होगा ये डायमेंशनली, ये क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं होगा, ये फिजिकली करेक्ट
नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक डायमेंशनल ये पॉइंट लिख लेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला जो होता है वो हो सकता है कि फिजिकली करेक्ट हो भी और नहीं भी हो। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला या डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन may or may not be physically correct, may or may not be physically correct। डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला जो है हो सकता है कि वो फिजिकली करेक्ट भी हो भी और नहीं भी हो, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल कि s बराबर अगर देखें तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो है इसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देखें तो s का डायमेंशन क्या होगा l के बराबर, चूँकि डिस्प्लेसमेंट होता है। यू टी का डायमेंशन देखें तो ये क्या है, यू टी का डायमेंशन तो u क्या है वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन, और टाइम का t, ये इसका भी डायमेंशन क्या है l। ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन अगर देखें तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू और इसका टी की पावर टी टू, तो ये कितना हो जाएगा एल। यानी तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, मतलब ये क्या लिख सकते हैं कि एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो होगा ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड यूज हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक क्वांटिटी जो रहेगा, कोई भी क्वांटिटी जो रहेगा एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब एक सिस्टम ऑफ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे मान लो सपोज एसआई यूनिट सिस्टम में दिया हुआ है, हमें वो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट सिस्टम में। तो वो कन्वर्ट करने में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायमेंशन का यूज करके, ये देखना है, ठीक है। तो थर्ड यूज क्या हो जाएगा, टू convert a physical quantity from one system to other, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जैसे मान लो एक क्वांटिटी x ले लिया, ठीक है, x ले लिया जिसका डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन मान लो हमने m की पावर a, l की पावर l में b है और t में कितना है c, ठीक है। तो डायमेंशन कभी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रहेगा वो चाहे आप किसी भी यूनिट में मेजर करो वो डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप सीजीएस यूनिट में करो, एसआई यूनिट में करो, एफपीएस सिस्टम में करो, ठीक है। लेकिन कभी भी उसका डायमेंशन जो रहता है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी एक पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी does not depend upon the system, सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कौन सी यूनिट सिस्टम में आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब एक बात देखो x इक्वल्स टू ये आ गया। अब मान लो हमें पता है कि जो उसका मैग्नीट्यूड, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब मेजरमेंट पढ़ा था तो q इक्वल्स टू क्या है, n इंटू यू लिखा था और ये क्या लिखा था, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि n1 सपोज अगर दो यूनिट सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एक u1 और दूसरा u2, यानी कहने का मतलब जैसे मान लो 1 मीटर है, इसी को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है, एक बार मीटर में मेजर किया और एक सेंटीमीटर में, ठीक है। या फिर जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने कितना, किलोमीटर पर आवर में, तो एक यूनिट सिस्टम ये हुआ, एक यूनिट सिस्टम ये हुआ, ठीक है। तो अब इस केस में मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पे 100 है, ये मीटर है, यहाँ पे क्या है सिस्टम, ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड को इसमें करें तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 18/5 हो जाएगा, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक बार देखो ये भी n1 है, ये n2 हो गया, ये मीटर पर सेकंड एक u1 हो गया और एक दूसरा यूनिट सिस्टम है, यानी ये दोनों के दोनों है क्या, बराबर ही। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल्स टू किसके बराबर, n2 u2। तो डायमेंशन तो सेम रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल्स टू किसके बराबर है, n2 u2 के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो
जैसे यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे क्या हो गया सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब मास की जगह कुछ और हो सकता है, मतलब सपोज यूनिट सिस्टम 1 में हो सकता है मास की जगह क्या हो जाए केजी में मेजर करें, U2 में हम लोग ग्राम में मेजर करें, ठीक है। एल की जगह हम लोग इसमें मीटर में करें, उसमें सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में, उसमें कुछ और में, ठीक है। तो ये जो रहेगा U1 जो रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा कि हमारा M1 कि N1 इंटू, मान लो अगर सपोज फर्स्ट यूनिट सिस्टम है उसमें क्या है M1 इसकी पावर कितनी A, L1 इसकी पावर B और T1 इसकी पावर C, और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे N2, और ये कितना M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, यही आएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहे कैलकुलेट करना N2 की वैल्यू तो N2 इक्वल्स टू कितना N1 इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर C, ठीक है, यही आएगा। अब एक बात देखिए, ये जो भी M1 M2 की वैल्यू आएगी वहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। अब इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। M1 M2 L1 L2 ये सब क्या है कि मास और लेंथ और टाइम ये सब तो अलग अलग यूनिट सिस्टम है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि M1 L1 T1 ये क्या है यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम, ठीक है, इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, फर्स्ट जो यूनिट सिस्टम है उसमें हमारा क्या है मास लेंथ टाइम M1 L1 यूनिट, M2 L2 T2 ये क्या है यूनिट ऑफ किसका मास लेंथ टाइम इन सेकेंड यूनिट सिस्टम, ठीक है ना, सेकेंड यूनिट सिस्टम, जो सेकेंड यूनिट सिस्टम है उसमें मास लेंथ टाइम का यूनिट्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज अगर 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें डाइन में, ठीक है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें डाइन में। ये 1 न्यूटन पहले इसको तो फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 यूनिट पहला ये है N1 की वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है हमें देखना, ध्यान से देखना, इसमें काफ़ी ईजी रहता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट जो रहेगा N1 ये हम लोग क्या लेंगे N1 सारी जो गिवन वैल्यू उसको लिख लो। N1 कितना 1 भाई, ठीक है। N2 निकालना हमें 1 न्यूटन की वैल्यू, न्यूटन क्या होगा तो केजी मीटर, न्यूटन का मतलब क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए कि जैसे हमें पता है फोर्स किसका यूनिट होता है, फोर्स का ये यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस यूनिट सिस्टम में ऐसा यूनिट सिस्टम में क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी M1 की वैल्यू किसके केजी, L1 की वैल्यू L1 की जगह क्या यूज 1 मीटर और ये टाइम की जगह T1 की जगह सेकेंड। फिर वही M2, अब इसमें केजी है तो CGS यूनिट सिस्टम होता है, ये हमारा कौन सा है CGS यूनिट सिस्टम। तो CGS यूनिट सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। बस अब हमें इसके बाद क्या करना, पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लिया अपन ने, उसके बाद हमें क्या करना है कि सबका डायमेंशन लिखो, सबका डायमेंशन, जैसे जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसका डायमेंशन लिखना है। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, ये कहाँ से पता चलेगा फॉर्मूला से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, हम लोग पहले इस पे प्रैक्टिस कर भी चुके हैं। यानी अगर हम लोग इसकी पावर A, B और C लेते हैं तो A की वैल्यू कितनी 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू कितनी -2, यही आएगा। चलो बस अब इसके बाद कुछ नहीं, हमें फॉर्मूला में पुट करना है। N2 इक्वल्स टू कितना आया था N1 इंटू ये कितना आया था M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और एक और आएगा रिलेशन क्या T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। 1 M1 की जगह kg, इसकी जगह ग्राम, पूरे की पावर A की वैल्यू 1। चलो भाई ठीक है। L1 में कितना 1 मीटर, ये कितना सेंटीमीटर और इसकी पावर 1 और ये कितना सेकंड की जगह ये कितना टाइम t सेकंड होगा और ये भी कितना होगा सेकंड, मतलब SS दोनों रहेगा और पावर -2। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि किसी एक को, जैसे
दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे या तो केजी को ग्राम में कर दो या मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 इक्वल्स टू 1 इंटू के जी को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, कितना 10⁻³ ग्राम, और ये भी कितना ग्राम पावर 1, ये मीटर को सेंटीमीटर में तो 10⁻² सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर, पावर कितना 1, और ये कितना, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, और ये तो दोनों बराबर है, तो ये कितना, ये पूरा ग्राम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर, तो 10⁵, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन के बराबर, यही है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो किसको, जूल को अगर हमें अर्ग में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा बहुत ये हमें पता होना चाहिए, ये किसकी एनर्जी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट, ठीक है, ये SI यूनिट होता है, और ये कौन सा होता है, CGS यूनिट, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये आगे प्रोसीड भी कर पाएंगे, ठीक। चलो हमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। 1 जूल कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले N1 दिया हुआ है, N1 की वैल्यू 1, N2 निकालना है। जूल को हम लोग क्या लिखेंगे, जूल, तो ये एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी का जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू एक तरीके से होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, फोर्स का भाई चलो क्या कितना हो जाता है, फोर्स का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर, तो क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो ये M1 की जगह kg, L1 की जगह मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये T1 की जगह सेकेंड, यहाँ M2 की जगह ग्राम में क्या, ये मास की जगह M2 की जगह ग्राम, L2 की जगह सेंटीमीटर, और T2 की जगह सेकेंड, ठीक है। ABC की वैल्यू भी देख लो, A की वैल्यू, यहाँ से चाहो तो यूनिट देख के भी पता लग सकता है, A की पावर कितनी है 1, B की वैल्यू 2, और C की -2, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसमें, जो हमारी क्वांटिटी या जो हमने लिया उसमें, ठीक है। तो ये अगर इसमें देखें N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू कितना रहेगा, N2 इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो किसके बराबर, तो N1 इंटू M1 अपॉन M2, और पूरे की पावर कितनी 1, फिर कितना L1 अपॉन L2, इस पूरे की पावर, ये पूरे की पावर कितनी 2, और T1 अपॉन T2, और इस पूरे की पावर कितनी -2। N1 कितना है 1, M1 की वैल्यू किसके बराबर, तो kg, और ये नीचे क्या है ग्राम, पावर कितना है इसका 1, ये कितना मीटर, और ये क्या है सेंटीमीटर, पावर क्या है 2, और ये क्या है 1 सेकेंड, और ये भी क्या है सेकेंड, पावर -2, ठीक है। ये 1 kg, फिर से अब हमारा काम क्या है कि kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो ये लो भाई 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को किस में सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसका स्क्वायर है, ये भी सेकंड भी है, ये भी सेकंड है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3, और ये 4, मतलब 10⁻⁷, मतलब ये क्या शो करेगा कि 1 जूल इक्वल्स टू किसके बराबर, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर, ठीक है। अब इसी तरीके से जो भी अगर हमें क्वांटिटी के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग एक क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और यूज होता है टू डिराइव द रिलेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। जो भी अगर मान लो हमें अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ये पता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो हमें पता है तो हम लोग ये उसका रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, नेक्स्ट यूज फोर्थ, टू डिराइव न्यू रिलेशन, टू डिराइव न्यू रिलेशंस, नया रिलेशंस वगैरह जो डिराइव करना हो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो फोर्स है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वी मस्ट नो डिपेंडेंसी ऑफ दैट क्वांटिटी, डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज, ठीक है ना। दूसरी क्वांटिटीज पे वो कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू अगर देखते हैं, मान लो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हमें दिया हुआ रहेगा कि किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और जी पे। ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो हमें टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना, ठीक है। तो चलो पहले टाइम पीरियड हम लोग देखेंगे कि टी प्रोपोर्शनल टू किसके, एल। अब क्या पावर होगा इसका हमें नहीं पता, तो क्या ले लेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू जी। और ये भी कैसे डिपेंड करेगा नहीं पता, बस ये पता है कि इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और टी प्रोपोर्शनल टू जी की पावर बी। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए और जी की पावर बी। तो यहाँ से चाहे तो टाइम पीरियड ये दोनों तरफ डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो इक्वल्स टू के और एल की पावर कितनी, ए और जी की पावर बी, यही आएगा। टाइम पीरियड इसका डायमेंशन कितना, टी इक्वल्स टू के, लेंथ का डायमेंशन एल, ठीक है, इसका पावर कितना ए, और ये कितना जी, एल टी माइनस टी, इसका पावर कितना बी। यहाँ से हमें क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन 0, यहाँ पे a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, k इंटू एल का डायमेंशन कितना, l के ऊपर क्या लिखेंगे तो a प्लस बी, और ये कितना t की पावर माइनस 2b, यही लिख सकते हैं। यहाँ से ये अंदर लिख दो a प्लस बी। चलो अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ कंपेयर करो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना 0, और एक और रिलेशन कि माइनस 2b की वैल्यू किसके बराबर 1, तो माइनस 2b इक्वल्स टू 1। यहाँ से b की वैल्यू कितनी माइनस 1/2 और a की वैल्यू कितनी 1/2, ये रिलेशन आएगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से टाइम पीरियड t प्रोपोर्शनल टू l की पावर a की पावर मतलब 1/2 और प्रोपोर्शनल टू g की पावर माइनस 1/2, मतलब t प्रोपोर्शनल टू किसके L अपॉन जी, यही आएगा। यानी T इक्वल्स टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। एक बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। आगे हम लोग लिमिटेशन देखेंगे, उसमें ये चीज़ आएगा भी हमारा, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे मान लो सेकेंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल ये दिया हुआ है कि जैसे मान लो ये अगर हमें एक रिलेशन और निकालते हैं, चलो टाइम पीरियड का तो हो गया, ठीक है। फोर्स और एक्सेलरेशन का निकाल, फोर्स का रिलेशन कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे, ठीक है। हमें फोर्स का रिलेशन निकालना है या ये इक्वेशन निकालना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू कितना m की पावर a, ठीक है, या एक m की पावर मान लेते हैं x और एक्सेलरेशन की पावर y, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, f प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y, ठीक है। यहाँ से फोर्स का डायमेंशन अगर देखें तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं k m की पावर x और a की पावर y। तो m की पावर ये कितनी, ये कितना m मास होगा, ठीक है, ये लिख लेते हैं m की पावर x और a की पावर y, ठीक है। फोर्स का अगर देखें तो फोर्स का क्या होगा mlt माइनस 2 इक्वल्स टू k, मास का डायमेंशन m इसकी पावर x, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 और इस पूरे की पावर y, तो इसको क्या लिखेंगे 2y, ठीक है। यहाँ से देखें तो कंपेयर करें तो मास x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 1,
एल को कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू 1, और टी को कंपेयर करें, टी का इक्वेशन तो भी क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू 1 ही। यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी f इक्वल्स टू कितना, k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे अगर जो भी अगर किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी अगर दिया हुआ हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें देख लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, लिमिटेशन इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो एक बात देखो, जैसे ही अगर मान लो जितने भी हमने रिलेशन डिराइव की भी किए तो उसमें क्या था, सारे के सारे जो भी क्वांटिटीज़ थी वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे। ठीक है, यानी अगर कोई भी रिलेशन, ठीक है ना, अगर एक से ज़्यादा अगर टर्म कंटेन कर रहा है, जैसे मान लो हम लोग s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले, तो उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पे या एनालिसिस के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या लिख सकते हैं कि इफ एनी रिलेशन कंटेंट्स टू और मोर देन टू टर्म, अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म अगर कंटेंट कर रहे हैं, देन दिज रिलेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड, देन इट कैन नॉट बी डिराइव्ड डायमेंशनली, उसको हम लोग डायमेंशनली डिराइव्ड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड डायमेंशनली। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकंड जो लिमिटेशन। ठीक है, ये कि जो भी अगर मान लो कोई रिलेशन में अगर कोई जो कांस्टेंट आ रहा है, जैसे मान लो 1/2 या डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो tan थीटा sin थीटा, ठीक है, मतलब अगर ऐसे टर्म आ रहे हैं तो हम लोग उसको डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू वो डिराइव नहीं कर सकते। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ़ अ डायमेंशनल रिलेशन कंटेंट्स, ठीक है ना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, देन इट कैन नॉट बी डिराइव्ड, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना, बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे मान लो अगर हम लोग अगर जैसे देख लो सपोज टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ L/G होता है, तो ये 2 कंटेंट कर रहा है ना, ये हम लोग डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। या जैसे मान लो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी होता है, ठीक है, अगर कोई एक रिलेशन आता है तो ये हम लोग साइन वाला ये भी डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपोनेंशियल अगर टर्म आ रहा है तो भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड हमारा है कि जैसे मान लो कि जैसे अगर सपोज कि ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमें ये नहीं पता चल सकता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देगा। डायमेंशनल एनालिसिस या लिख लेते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we cannot decide that a quantity is scalar or vector. We cannot decide that a quantity is scalar or वेक्टर। एक क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखना कि अगर सपोज कोई भी जो रिलेशन है, ठीक है, अगर उसमें 3 से ज़्यादा टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं को कितने कि अगर फोर्थ वाला कि अगर एक किसी भी रिलेशन में अगर 3 से ज़्यादा टर्म पे डिपेंड कर रहा है, 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मान लो अगर टाइम पीरियड का ही होता है एक सिंपल जो टॉर्सनल पेंडुलम का,
एक टॉर्सनल पेंडुलम होता क्या है, जैसे मान लो किसी भी तरह का या फिजिकल पेंडुलम बोलो, फिजिकल पेंडुलम तो ये होता क्या है कि जैसे कोई भी रॉड हो गया वो हिंज कर दिया, उसको रोटेट करा रहे हैं, ये रॉड हो गया इसको हिंज करके रोटेट कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, तो इसका जो टाइम आगे ये SHM में आएगा टाइम पे, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√I/mg/L होता है। अब एक बार देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ होता है। ठीक है, ये मान लो लेंथ L दिया। अब ये टाइम पीरियड कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, 4। तो अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है अगर कोई भी एक क्वांटिटी, तो वो रिलेशन हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन more than 3 quantities, then it cannot be derived dimensionally. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये तो वैसे पहले लिख चुके हैं, लेकिन ये भी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में ही आता है, तो ये लिखेंगे कि यह डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला या करेक्ट रिलेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अब एक बात देखिए, मान लीजिए नेक्स्ट हम लोग देखें तो जैसे अगर मान लो एक क्वांटिटी जो है वो अगर सपोज 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी 2 क्वांटिटी ऐसी वो एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें दो क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, तो वो रिलेशन भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। यानी एक क्वांटिटी जो है अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, 3 फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसमें से 2 क्वांटिटी ऐसी है जिनका डायमेंशन क्या हो जाए, सेम, तो भी हम रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो आगे चल के आएगा कि D/L² होता है। ठीक है, यह भी बस आगे ध्यान रखना। तो ये जो रहता है ये कि यहाँ पे जो रहेगा कि ये D/L², तो ये भी क्या है डायमेंशन, ये भी लेंथ और ये भी एक तरह से लेंथ ही हो गया। ठीक है, तो ये जैसे मान लो यहाँ पे भी इस तरह के रिलेशन हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ T0 फॉर 1 मिनट F इक्वल्स टू कितना D/L² इंटू वी होता है, D/L² इंटू वी। ये अब ऐसा डायमेंशन F इक्वल्स टू कितना है D/L² इंटू वी, ये 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सा, D, L और V पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे D और L का डायमेंशन क्या है, सेम, इन 2 क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, सेम, तो ये रिलेशन भी हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी, 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट out of which 2 quantities have same dimension, then also it cannot be derived dimensionally, ठीक है, यानी वैसी क्वांटिटी को भी डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और चीज़ कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी के पास हो सकता है कि सेम डायमेंशन है, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी के पास हो सकता है कि सेम डायमेंशन हो, यानी 2 or more different quantities may have same dimension। जैसे मान लो सेम डायमेंशन,
जैसे एक बात देखो, सपोज अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे एक एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी का और टॉर्क का, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यही अब, या फिर वर्क का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसीलिए ऐसी क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती है दो या दो से ज़्यादा जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो ये हमारा था क्या, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू।